माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसलकर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है,
बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।
कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, महंगी रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से फसल की लागत तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ मिट्टी के स्वास्थ्य पर और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए यदि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हम प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो लागत कम होने से किसान भाइयों को लाभ भी अधिक होगा और हमारे स्वास्थ्य के और पृथ्वी के स्वास्थ्य की, मृदा के स्वास्थ्य की भी बढ़ोतरी होगी। प्राकृतिक खेती क्या है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमती ललिता रामटेके। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ दुर्ग से हैं। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्राकृतिक खेती के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैडम, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती है क्या? जी, प्राकृतिक खेती का ऐसा ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रकृति से जो हम ले रहे हैं उसी को वापस करना है। उसमें हम बहुत सारे विधिवत मिश्रणों का तैयार करते हैं, मिश्रणों को जिसे हम प्राकृतिक रूप से ही पेड़ पौधों में डालते हैं, फसलों में डालते हैं, क्योंकि जो हमारे पौधे हैं वो उसको जो पोषक तत्व है वो उपलब्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे जो असंख्य जीव हैं जो उनको उपलब्ध अवस्था में उपस्थित करवाते हैं। तो जो हमारे जो प्राकृतिक खेती के जो मिश्रण के जो तरीके हैं, खेती के जो तरीके हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम प्राकृतिक की ओर बढ़ें और उसको उस मिश्रण को तैयार करके हम सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाएं और खेती को नया विस्तार दें। जी जी, प्राकृतिक खेती की सलाह इन दिनों ज़्यादा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, इसका क्या लाभ है? हाँ, इसका जो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना देखा है उसे हमें साकार करना है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हम रासायनिक खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन साथ ही साथ हमारा लागत बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता उससे, और उसके अलावा हमें वातावरण भी हमारा अशुद्ध हो जाता है। जो मिट्टी की जो दशा है वो, उसका स्वास्थ्य जो है वो निरंतर खराब होते जाता है। तो अभी समय समय के अनुसार खेती को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। तो अभी प्रकृति के नियमानुसार हमें यही ज्ञात हो रहा है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें लागत कम आती है और हमारा जो वातावरण है शुद्ध रहता है और हमें एक हष्ट पुष्ट पौधा मिलता है और अनाज भी हमें पोषक तत्वों से भरपूर मिलता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जी, जो हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं वो कैसे अपनाएं प्राकृतिक खेती? जी, पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो 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 दीदी, जय जोहार, राम राम। जय जोहार। आप कौन बोल रहे हैं? विशेषज्ञ भील है। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार जी, अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। भागवत निर्मलकर कौराजेवरा बेमेतरा छत्तीसगढ़। जी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? प्राकृतिक खेती में अभी हमन गेहूं चना के खेती ले रहे हैं। अच्छा। और पानी अधिक गिर गए बहुत ज्यादा, जेकर से फसल नुकसान हो गए और ओलावृष्टि भी हो गई, फसल पूरा क्षतिग्रस्त हो गए, खेत में अभी भी पानी है। यदि हम दोबारा प्राकृतिक खेती के अनुसार कौन सी खेती करें जेकर से हम लोग दोबारा लाभ मिले और जल्दी फसल तैयार हो, साथ में उर्वरक शक्ति ज्यों त्यों संतुलन बना के रखे पर ओकर का करे जाए, इस संबंध में जानकारी दे। जी सर, मैं बताइए। हाँ, बहुत अभी जो छत्तीसगढ़ में बारिश हुई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो उसमें क्या है, पानी निकलने का साधन नहीं होगा कृषक भाई के खेत में, तो अधिक पानी की वजह से पौधा विल्ट मतलब मुरझाने की स्थिति में आ जाता है। तो पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर पूरा का पूरा खेत अगर खराब हो गया है तो फिर से आप बुआई कर सकते हैं। अगर चना ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। सरसों के लिए बहुत अच्छा समय है अभी। अच्छा। मतलब अभी जो लेट वैरायटी सरसों का जो आता है वो मिल सकता है, कृषि विज्ञान केंद्र से भी प्राप्त हो सकता है, बेमेतरा कृषि विज्ञान केंद्र से, कवर्धा कृषि विज्ञान केंद्र से। तो जुताई करके खेत सूखने के बाद अगर उसको सरसों का छिड़काव कर दे तो किसान भाई का जो प्रश्न है वो उसका हल भी मिल जाएगा और उनका फसल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि चना के लिए अब समय निकल चुका है, फिर से अगर बुआई करेंगे तो पद्धति भी बदलनी पड़ेगी और समय भी लगेगा उसमें, इसलिए सरसों बहुत अच्छा विकल्प है। आप सरसों की खेती अभी कर सकते हैं। जी जी मैम, इस प्रश्न से पहले हम जानना चाह रहे थे कि हमारे जो किसान भाई प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं वो कैसे करें प्राकृतिक खेती, क्या विधि है?
हाँ, प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए इसमें सभी जो तत्व हम लेते हैं वो ऐसे तत्वों को लेते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। हमें बाहर से कोई भी चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि हमें अपना बीज है, स्वयं का बीज उपयोग करना है, अपना देसी बीज उपयोग करना है। क्योंकि अगर हम हाइब्रिड बीज उपयोग करेंगे तो प्रथम वर्ष तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष हमें बीज की प्राप्ति उसमें नहीं होती। तो हम देसी बीज का उपयोग करेंगे और उसके बाद हम देसी संसाधन हमारे पास जीवामृत और बीजामृत और नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, जो बहुत सारे विधि हैं जैविक प्राकृतिक खेती के, उसको हम लोग उपयोग करने के लिए हमारे पास जो साधन उपलब्ध रहते हैं उसमें मुख्य रूप से देसी गाय। देसी गाय का हमें गोबर की आवश्यकता होती है। गोबर की खाद नहीं, गोबर, ताजा गोबर देसी गाय का, और उसमें देसी गाय का मूत्र, गौमूत्र की आवश्यकता होती है। फिर उसमें 2 दल वाली फसलें, जैसे दलहन है, उसमें बेसन, हम 1 किलोग्राम बेसन ले सकते हैं और उसमें 1 किलोग्राम गुड़। इन सभी का मिश्रण हम लोग तैयार करेंगे। जैसे कि 10 किलो गोबर है, 10 किलो गोबर और 10 किलो हम 10 लीटर हम मतलब गाय का गौमूत्र हम लोग उसमें लेते हैं और उसमें हम 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन और 50 ग्राम या 1 किलोग्राम हमें ऐसी मृदा का उपयोग करना है जिसके ऊपर एक साथी का फोन सुन ले पहले। हेलो हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी, योगेश जांगड़े, सिरवा बांधा विमेतर। जी योगेश जी, क्या पूछना है आपको? अभी कहा जैसे पानी वानी ज्यादा गिरे है, थोड़ा खेत वेत मन भर गए है, तो जैसे प्राकृतिक खेती में हमन का उपाय कर सकथन और कौन कौन से फसल कैसे ढंग ले सकथन, बताइए। जी, प्राकृतिक खेती में हम लोग प्रकृति को ही ध्यान में रख के हमें खेती करना है। तो उसमें एक ही सुझाव मैं देना चाहती हूँ किसान भाइयों को, अगर किसी भी प्रकार का दवाई का उपयोग अभी करना नहीं है क्योंकि खेत गीला है, और अगर आपका खेत अगर नाली बनाने लायक है, अगर पानी निकलने का रास्ता अगर हो जाता है तो सब सारा परेशानी अभी ही हल हो सकता है। तो खेत से पानी आप निकाल दें और कभी भी पानी गिरे तो ऐसे रास्ता बनाएं कि अपने आप पानी वहाँ से निकल सके, तो इसका उपचार हो जाएगा। जी जी मैम, आप बता रही थी जीवामृत बनाने की विधि। हाँ, जीवामृत, तो ये 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ हम मिक्स करेंगे और उसमें 50 ग्राम या 1 किलोग्राम ऐसी मिट्टी को लेंगे जहाँ पे कोई हल ना चला हो, समतल भूमि या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे का मिट्टी जो जीवाश्म से भरपूर हो। ऐसी मिट्टी को हम लेंगे, ऐसी जगह से भी ले सकते हैं जहाँ पे खेती ना की गई हो। तो ऐसी मिट्टी को हम उसमें मिक्स कर देंगे और उसको एक मिक्स करके ड्रम में भर के और जूट की बोरी से उसको हम ढक देंगे। उसके बाद फिर शाम को उसको सुई की घड़ी की दिशा में हिलाएंगे। उसके बाद फिर उसको बोरी को ढक के फिर अगले दिन फिर उसको हिलाएंगे। वैसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हम उसको हिला सकते हैं। 2 दिन मतलब 48 घंटे के बाद वह जीवाश्म तैयार हो जाता है। उसको हम 200 लीटर उसको जीवाश्म को हम लोग 1 एकड़ खेत के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जी जी मैम, रासायनिक खाद में या रासायनिक तरीके से जो खेती की जाती है उसमें और प्राकृतिक तरीके से जो खेती की जाती है इसमें क्या अंतर है और कैसे लाभकारी है प्राकृतिक खेती? हाँ, देखिए, रासायनिक खेती में तो वही है कि हमको फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, मतलब अपना डीएपी। पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो। हाँ दीदी, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जी जांगड़े जी, क्या पूछना है आपको? हाँ, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से, प्राकृतिक खेती का तात्पर्य का होते खाद कैसे बनाना चाहिए और कैसे उपयोग करना चाहिए हमारे फसल में, एक जानकारी लेना रही। जी 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 हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, खाद बनाने की विधि। जी, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो बीजामृत बीज उपचार के लिए बीजामृत का उपयोग करना है। फिर जीवामृत पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमको खाद का उपयोग नहीं करना है, उसके बदले हम जीवामृत का उपयोग करते हैं। उसके बाद अग्निअस्त्र है, नीमास्त्र है, वो कीट व्याधि को दूर करने के लिए। तो इस 4-5 प्रकार की जो खेती विधि है उस मिश्रण को तैयार करके हम लोग प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि रासायनिक जो अभी उर्वरक या कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं तो किन चीज़ों का विकल्प क्या है इसमें प्राकृतिक खेती में, और वो किस तरह से आप तैयार करके उनको उसका उपयोग ये कर सकते हैं? जी जी, इसमें जैसे हम फर्टिलाइजर का उपयोग बिल्कुल नहीं करते, बहुत ज़्यादा हम गहरी जुताई नहीं करते, मतलब मशीनों का प्रयोग भी हम कम करते हैं। तो जैसे हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं, यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसके विकल्प के रूप में हम जीवामृत का उपयोग करते हैं। और इसको जरूरत के हिसाब से 1 एकड़ में 200 लीटर पर प्रति एकड़ के हिसाब से हम एक फसल जैसे 3 महीने की है तो हमसे 4 से 5 बार हम स्प्रे जरूरत के हिसाब से हम उसका उपयोग
कर सकते जी, हैं। जी। अगर हमारी फसल बहुत अच्छी है तो कम स्प्रे में भी हो जाता जी। है, और लग रहा है कि कुछ कीड़े बीमारी का प्रकोप हो रहा है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। जी, जी, तो ये उसका फर्टिलाइजर पोषक तत्वों का, और जो रासायनिक कीट जो हानिकारक होते हैं उसका भी विकल्प है ये। जी जी। जिसमें नीमास्त्र और अग्निअस्त्र का उपयोग किया जाता है। जी। नीम के पत्तों से तैयार, जिसको जानवर पसंद नहीं करते हैं, कीड़े पसंद नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ों का मिश्रण तैयार करके हम लोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं और उसको खेती के तरीके को अपनाते हैं। जी जी। और हम इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है और किस तरह से प्राकृतिक खेती ज़्यादा लाभकारी है। जी जी। प्राकृतिक खेती इसीलिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इसकी लागत बहुत कम है जी। क्योंकि हमें जो रासायनिक खेती के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं और हमें उसका उत्पादन के रूप में बस रसायन ही हमें प्राप्त होता है। जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम रसायन अंदर ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा हानि है। दूसरा है कि किसान भाइयों को लागत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उन लोग उसको उत्पादन तो ले लेते हैं लेकिन लागत इतनी ज़्यादा है कि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी जी। तो पहले कुछ समय पहले जैसे हरित क्रांति का विस्तार हुआ था, उस समय हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी और हमें खेती के तरीके भी नहीं आते थे और जनसंख्या के अनुसार हमें उत्पादन बढ़ाना था। तो उत्पादन बढ़ाने का एक प्रेशर था अपने ऊपर, तो उस समय रासायनिक खादों का उपयोग किया गया, डीएपी, पोटाश, यूरिया, ये सब का उपयोग किया गया। लेकिन अब उपलब्ध संसाधन हमारे पास पर्याप्त है, अनाज भी पर्याप्त है और हम लगातार हमारा स्वास्थ्य स्तर देश का घटते जा रहा है। तो इसका यही आशा है कि हम पुरानी अपनी प्रकृति की ओर मुड़ें, क्योंकि प्रकृति से हम भी बने हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति को ही वापस करें तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और एक इकोसिस्टम जो रहता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र, वो भी संतुलन में रहेगा। जी जी। आपने जीवाश्म के साथ साथ बीजामृत की भी बात की। बीजामृत क्या है, उसे किस तरह तैयार किया जाए और कैसे उपयोगी है ये? जी जी। बीजामृत से आशा ये है कि जिस प्रकार से हम वैक्सीन लगाते हैं तो बड़े होने के बाद भी हमें वो सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसी प्रकार से अगर हम बीजों को बीजामृत से उपचार कर देंगे तो आने वाली उसकी जो बीमारियां हैं जो वो बहुत कम हो जाएगी और बीज बहुत अच्छे से अंकुरित होगा, उसकी चमक बहुत अच्छी रहेगी, उत्पादन भी निसंदेह बढ़ेगा। बीजामृत को भी तैयार करने के लिए गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर और गौमूत्र और 50 ग्राम चूना, अच्छा, और वही अपना पीपल के पेड़ के नीचे का या फिर शुद्ध मिट्टी जिसमें कोई भी प्रकार का रसायन का उपयोग न किया गया हो, उसको मिक्स करके उसको रख देते हैं। फिर छान के उसको 10 लीटर में या 100 लीटर में मिक्स करके जैसा जैसा हमारा बीज का मात्रा है उसके हिसाब से उसको उपयोग करके बीजामृत बीज का उपचार करके फिर बुआई की जाती है। तो इससे अंकुरन भी बहुत अच्छा होता है और अपना खरपतवार नियंत्रण, मतलब दूसरे जो चीज़ मिक्स हो जाते हैं और कभी कभी अंदर में कीट रहते हैं, जैसे दाने के अंदर कीट पहले से ही चला गया रहता है, तो वैसे जो बीज हैं वो अलग हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और जो हष्ट पुष्ट जो बीज है वो हमें प्राप्त होते हैं। जी, तो इस प्रकार से हम अच्छी से खेती कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से। जी, ये प्राकृतिक खेती से तैयार जो उत्पाद होते हैं वो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभकारी हैं? जी जी। मिट्टी के स्वास्थ्य के नज़रिए से देखे जाए तो हमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना है। अच्छा, तो वो जैविक खेती में भी बढ़ाते हैं। जी। तो जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में यही अंतर है कि उसमें जैव उर्वरक को ऊपर से डाला जाता है। अच्छा, उसको संरक्षित करके डाला जाता है। और प्राकृतिक खेती में जो हमारे पास संसाधन है उसी का ही सूक्ष्म जीव बनाया जाता है। अच्छा, जिसमें किसी लैब की आवश्यकता नहीं होती, किसान भाई स्वयं उसको कर सकते हैं। तो इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है, मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और अतिरिक्त रूप से वाष्पीकरण होता है गर्मी के मौसम में, तो उसको रोकती है और साथ ही हमारे पारिस्थितिक तंत्र को भी बैलेंस करती है और एक टिकाऊ खेती हमें देती है। जी जी जी। प्राकृतिक खेती पर्यावरण फ्रेंडली जैसे अपन उसे बोल सकते हैं, वो किस तरह से है? पर्यावरण फ्रेंडली ये है कि ज़्यादा इसमें रसायन का उपयोग नहीं होता है। जैसे अत्यधिक हम खाद उर्वरक, रासायनिक उर्वरक हम खेतों में डालेंगे तो खेत की जो मिट्टी है वो कड़ी हो जाती है। अच्छा, सॉफ्ट नहीं रहती है। और फिर हम कई प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं, फिर समय समय पे कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से उसका ह्रास होते जाता है। जी हाँ, जी हाँ। तो इस दिशा में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक खेती एक अच्छा विकल्प है। जी जी। एक जीरो बजट खेती की भी बात की जाती है, तो जीरो बजट खेती क्या है प्राकृतिक खेती के संदर्भ में? जी, जीरो बजट खेती से भी आशा है कि ये लागत को बिल्कुल शून्य कर देना। जी। जैसे प्राकृतिक खेती में हम अपने संसाधन को उपयोग करते हैं और उसमें जैसे जुताई भी नहीं करना है, मतलब ऐसे कंट्रोल करते हुए शून्य की ओर हमें ले जाना है। अच्छा,
उसमें भले उत्पादन थोड़ा सा कम होता है प्राकृतिक खेती से, लेकिन अपना जो बैलेंस है वो बना हुआ रहता है और हमें अच्छे अनाज की प्राप्ति होती है। जी, इसमें प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें ज़्यादा लाभकारी है उगाना? हाँ, इसमें जैसे गन्ना है, मक्का है, धान है, गेहूं है, चना है, ये बहुत अच्छे से हो जाता है। और बाकी सब्जियों में भी जैसे जैसे हम जिस प्रकार की सब्जियां हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, उसमें भी हम लोग आसानी से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जी जी। और क्या लाभ है प्राकृतिक खेती के? प्राकृतिक खेती से जीवों की जो सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है वो बढ़ती है और अपना सबसे बड़ा है कि लागत कम होता है। किसान भाई आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उन्हें फर्टिलाइजर के लिए इंतजार करना नहीं पड़ता, बीजों के लिए इंतजार करना नहीं पड़ता, खुद का जो बीज है वो उसमें तैयार करके प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जी जी जी। ललिता रामटेके जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।